हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 के जो कोर इंग्लिश है उसका जो अभी मॉडल सेट जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपका इस सेट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए और एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले जो है आपको पैसेज मिलेगा, है ना। क्योंकि ये नया सेट अभी जारी हुआ है और नए पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है, तो आपको पैटर्न समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अगर आप पैटर्न नहीं समझते हैं तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट में पैसेज है, क्या कहता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। आपको 1 से 10 तक जो है इस पैसेज पर बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे इस पैसेज के अनुसार से पढ़ के आंसर देना। तो चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू और चियोप्स इन इजिप्ट इज द ओनली वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड दैट रिमेन्स इंटैक्ट टू दिस डे। क्या कहा, समझ लीजिए। द फेमस पिरामिड, जो प्रसिद्ध पिरामिड है ना, कहाँ का, ऑफ खुफू, और इसे आप चियोप्स भी कह सकते हैं, इन इजिप्ट। ये देखिए ध्यान से, इजिप्ट में है, ठीक है, समझिए। इज द ओनली वन ऑफ 7 वंडर्स, 7 वंडर्स में से एक है, सिर्फ एक, ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, कब का, प्राचीन वर्ल्ड का, दुनिया का, दैट रिमेन्स इंटैक्ट टू दिस डे, आज भी ये सही सलामत है, ठीक है। क्या सही सलामत है, पिरामिड ऑफ खुफू, ठीक है, समझिए। द एंशिएंट इजिप्टियंस placed the mummies of their pharaohs in pyramids because they believed that the bodies would not decay inside these structures। देखिए क्या कहता है, द एंशिएंट इजिप्शियंस, जो प्राचीन इजिप्टियंस थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने मम्मीज़ को वहाँ रखते थे, ठीक है। मम्मीज़ समझते होंगे, जो डेड बॉडी होता है उसको उस पर क्या करता है, कवरिंग लगा दिया जाता है, कुछ मसाला वगैरह है ना, कुछ होता है, ये क्या बोलते हैं, केमिकल्स वगैरह उसमें, ताकि बॉडी जो है सही सलामत रह सके, इस तरह से। तो क्या करते थे, रख देते थे, है ना, ऑफ देयर फेरोज, अपने फेरोज को, इन पिरामिड्स, पिरामिड्स में रखते थे, बिकॉज दे बिलीव्ड, क्योंकि वो मानते थे, द बॉडीज वुड नॉट डिके, कि बॉडी जो होगा वो सड़ेगा गलेगा नहीं, इनसाइड दीज स्ट्रक्चर्स, अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर में रहेगा तो। इसलिए वो लोग क्या करते थे, मम्मीज को बना के वहाँ जो है पिरामिड के अंदर वो दफना देते थे, उसको रखते थे पैक करके भर के, ठीक है। मैनी बिलीव दैट द पिरामिड ऑफ खुफू हैज़ अ स्पेशल पावर्स। देखिए क्या कहता है, ठीक है, बहुत लोग ऐसा मानते थे कि पिरामिड जो है, पिरामिड ऑफ खुफू जो है, हैज अ स्पेशल पावर, उसमें क्या है, एक स्पेशल पावर है, नॉट मैजिकल पावर्स बट अ पावर पिकुलियर टू द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। क्या कहता है, ये मैजिकल पावर ही नहीं, समझिए कि एक अनूठा पावर है उस पिरामिड का, जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का बहुत ही अजीब पावर है उसमें। दे से दैट द पिरामिड पावर कैन मेक प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड शार्पन नाइफ्स। वो कहते हैं ना, वे लोग कहते हैं कि पिरामिड जो है, पिरामिड पावर जो है ना, वो क्या कर सकता है, प्लांट्स को तेजी से बढ़ा सकता है, यानी पौधों को तेजी से बढ़ा सकता है, और चाकू जो है उसे वो धार कर सकता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ द शेप ऑफ द पिरामिड दैट गिव्स इट पावर। देखिए कहता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पिरामिड का जो शेप है ना, वो इसे पावर देता है। द शेप डायरेक्ट्स एनर्जी ऑन एनीथिंग दैट इज पुट इनसाइड अ पिरामिड। यानी क्या कहता है, जो पिरामिड के अंदर उसके नीचे जो रखा जाता है उसके अंदर में, ठीक है, डायरेक्ट, वो क्या होता है, द शेप डायरेक्ट्स एनर्जी, उसको एनर्जी प्रदान करता है, ऑन एनीथिंग, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर वो एनर्जी दे देता है। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द पिरामिड्स। कहता है कि पिरामिड्स के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, वंडरफुल बेनिफिट्स, बहुत सारे लाभ भी हैं इसके, एकदम आश्चर्यजनक लाभ हैं उसके पिरामिड के। पीपल स्लीप बेटर, पीपल जो है लोग अच्छी तरह से सोते हैं। हेडेक्स गो अवे, अगर किसी का हेडेक है, ठीक है, किसी को हेडेक है, सिरदर्द है, तो चला जाता है। सीड्स ग्रो फास्टर, बीज जो है तेजी से बढ़ते हैं। ओल्ड ज्वेलरी लुक्स पॉलिश्ड, जो पुराने ज्वेलरी होते हैं वो पॉलिश्ड दिखने लगते हैं, मतलब जिस चीज़ को भी वहाँ रख दिया जाता है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिल्कुल कह सकते हैं। इट इज़ सैड दैट दीज थिंग्स हैपन बाय जस्ट पुटिंग दीज आइटम्स इनसाइड अ मॉडल ऑफ द पिरामिड ऑफ
खुफू क्या कहता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, एक मॉडल है पिरामिड का, उसके अंदर में रख देता है तो उसकी शक्ति से ये सारी चीज़ें जो है होती है घटित, ठीक है, चेंज हो जाता है। इन 1975 देखिए क्या कहता है, इन 1975 1975 में द कोच ऑफ अ हॉकी टीम, एक हॉकी टीम के कोच थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वॉज वरीड अबाउट हिज टीम, वो अपने टीम के बारे में चिंतित थे। दे हैड बीन परफॉर्मिंग पुअरली, क्यों, क्योंकि वे लोग अच्छी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे ना मैच में, गेम में। सो व्हेन द कोच हर्ड अबाउट द पिरामिड पावर, जब उस कोच ने पिरामिड पावर के बारे में सुना, ही हंग 25 स्मॉल पिरामिड्स अबव द लॉकर रूम डोर, तो क्या किया उसने, लॉकर रूम जो डोर था उसके ऊपर जो है 25 पिरामिड्स स्मॉल, छोटे छोटे जो होते हैं ना, उसका जो टांग दिए वो। ऑल द टीम मेंबर्स हैड टू पास अंडर देम, तो जितने भी टीम मेंबर्स थे सबों को उसके नीचे से, जो वो पिरामिड्स बांधे थे उसके नीचे से गुजरना था, क्यों, ताकि उसका शक्ति उसे मिल सके, उन खिलाड़ियों को। और क्या किया, उसी तरह से कर लिए। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर 10 मिनट्स अंडर अ पिरामिड, तो एक पिरामिड के अंदर जो है 10 मिनट तक खड़ा रहने के बाद क्या हुआ, द टीम कैप्टन स्कोर्ड 5 गोल्स, देखिए टीम का जो कैप्टन था उसने 5 गोल कर दिए। ओके, डू पिरामिड्स रियली हैव पावर, क्या पिरामिड के पास सचमुच पावर है। ओके, वाज द पिरामिड ऑफ खुफू मोर देन जस्ट अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, क्या वो एक सुंदर मॉन्यूमेंट से कुछ बढ़ के है। वी कैन नॉट नो फॉर श्योर अंटिल अ प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च इज कैरिड आउट टू वेरीफाई दिस क्लेम्स, तो देखिए क्या कहता है कि वी कैन नॉट नो फॉर श्योर, हम श्योर पक्का तो कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई साइंटिफिक रिसर्च जो है वो नहीं हो जाता है ना, वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो जाता, तब तक हम दावा नहीं कर सकते हैं। सो ये था पैसेज। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन दिया है, चलिए हम इसे करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब करते हैं, द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज ऑल्सो नॉन एज, जो खुफू का फेमस पिरामिड है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा, तो यहाँ से हमें पता चला क्या है, पिरामिड ऑफ खेफ्रे नो, पिरामिड ऑफ मेंकाउरे नो, पिरामिड ऑफ चिओप्स यस, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द एंशिएंट इजिप्शियंस प्लेस्ड, ये प्लेस्ड नहीं होगा, प्लेस होगा। ओके, ये थोड़ा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। द ममीज ऑफ देयर फेरोज, अपने फेरोज के ममीज को कहाँ रखते थे, जो एंशिएंट इजिप्शियन से वो अपने फेरोज के मम्मी को कहाँ रखते थे, इन पिरामिड्स, इन कॉफिन्स, इन लॉकर रूम, नन ऑफ द एबव, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ए, इन पिरामिड्स, वो पिरामिड्स में रखते थे, जैसा कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, वाई डिड द एंशिएंट इजिप्टियंस प्लेस्ड द ममीज ऑफ देयर फेरोज, कहता है देखिए कि जो एंशिएंट इजिप्टियंस थे, ओके, वे अपने फेरोज के मम्मी को क्यों रखते थे। ओके, यहाँ देखिए प्लेस नहीं होगा, यहाँ भी प्लेस ही होगा, क्योंकि यहाँ डिड लगा है तो आप समझ सकते हैं V1 आएगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन क्या कहता है, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट दे हैड मैजिकल पावर, क्योंकि वो मानते थे उनका मैजिकल पावर, इसलिए नो, ये राइट आंसर नहीं है। बिकॉज दे बिलीव्ड दैट बॉडीज वुड डीके फास्टर, क्योंकि वो विश्वास करते थे बॉडी जो है जल्दी से डीके हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, इसलिए नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर ऑल्सो। सी, बी नंबर देख लेते हैं, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट सोल्स वुड रेस्ट इन पीस, क्योंकि वो मानते थे जो आत्मा होगी वो शांति मिलेगी उसको, है ना, शांति मिलेगी उसे। डी, बिकॉज दे बिलीव दैट बॉडीज वुड नॉट डीके इनसाइड दीज स्ट्रक्चर्स, ये होगा राइट आंसर। ओके, वो मानते थे कि जो बॉडीज होगा वो सड़ेगा गलेगा नहीं उस स्ट्रक्चर में अगर वहाँ रख देते थे, इसलिए वो लोग वहाँ रखते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पावर दैट द पिरामिड ऑफ खुफू इज बिलीव टू हैव, कहता है कि कौन सा पावर था उसके पास, ये विश्वास किया जाता, क्या मतलब कैसी पावर थी उसमें। ओके, पीपल स्लीप बेटर, सीट्स ग्रो फास्टर, हेडेक्स गो अवे, ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा, सब पावर था, है ना, लोग अच्छी तरह से सोते भी थे, बीज भी अच्छी तरह से बढ़ते थे, हेडेक भी चला जाता था उसके पावर से, पिरामिड पावर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी स्मॉल पिरामिड्स डिड द कोच ऑफ अ हॉकी टीम हंग अबव द लॉकर रूम डोर, लॉकर रूम डोर के ऊपर उसने कितने पिरामिड्स का स्ट्रक्चर जो है स्मॉल छोटे छोटे वो टांगे थे, तो ये हमने अभी देखा 25। ओके, इसका राइट आंसर 25 होगा। चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। इसमें है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में, द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज लोकेटेड इन, ये जो फेमस पिरामिड है खुफू का कहाँ लोकेटेड है, तो ये आंसर आपका होगा इजिप्ट में। देखिए वहाँ पैसेज में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ है, इजिप्ट में। ओके, इन इजिप्ट लिखेंगे, यहाँ इजिप्ट लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज बिलीव टू हैव स्पेशल पावर्स नॉन एज। उसे कौन सा पावर कहते हैं? तो इसे बोलेंगे पिरामिड पावर। आप यहाँ लिखिएगा पिरामिड पावर, 7 नंबर का आंसर होगा पिरामिड पावर। 8 नंबर, द एंशियंट एजिप्टियंस प्लेस्ड द मम्मीज ऑफ देयर फेरोज इन। जो एंशियंट एजिप्टियंस थे, ठीक है, अपने फेरो के मम्मी को कहाँ रखते थे? तो वो रखते थे पिरामिड में, ठीक है, इन पिरामिड, ध्यान दीजिएगा, इन पिरामिड। 8 नंबर का आंसर इन पिरामिड। ओके, 9 देखते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द ब्लैंक ऑफ पिरामिड गिव्स इट पावर। पिरामिड का क्या चीज़ था जो उसे पावर देता था, शक्ति? तो इसका होगा सैप। इट इज़ बिलीव दैट द सैप ऑफ पिरामिड, यहाँ सैप भरिएगा, SHAPE, सैप ऑफ पिरामिड गिव्स इट पावर, ठीक है, पैसेज के अनुसार। चलिए 10, द ब्लैंक ऑफ द हॉकी टीम हंग 25 स्मॉल पिरामिड्स अबव द डोर। द ब्लैंक कौन, किसने टांगा था 25 पिरामिड को, है ना, उसके स्मॉल छोटे छोटे पिरामिड को? तो कोच ने, यहाँ भरेंगे द कोच ऑफ द हॉकी टीम, हॉकी टीम के जो कोच थे उसने, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। अब चलिए फिर से एक पैसेज है, इसे भी हम लोग डील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कहता है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 15। पढ़ना है और 11 से 15 तक को आंसर देना। देखिए, डेक्स्टर वॉज अ मिलिट्री जनरल इन हिटलर्स आर्मी। डेक्स्टर कौन था? एक मिलिट्री जनरल था, ओके, हिटलर के सेना का। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वॉज अपॉइंटेड एज द गार्ड ऑफ अ फोर्ट्रेस नियर द फ्रेंच बॉर्डर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय क्या किया, उसको गार्ड के रूप में नियुक्त कर दिया गया, है ना। कहाँ? फ्रेंच बॉर्डर जो थे उसका एक किला था, ओके, ऑफ अ फोर्ट्रेस बोलता है, गार्ड ऑफ अ फोर्ट्रेस नियर द फ्रेंच बॉर्डर। फ्रेंच बॉर्डर के पास में ही एक किला था, उसी में ही उसको गार्ड के रूप में ड्यूटी मिला था। ही मूव्ड ऑन हिज मिशन लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड हु वाज टू बी हॉस्टेज इफ द जनरल फेल्ड इन हिज ड्यूटीज। देखिए क्या कहा, ही मूव्ड ऑन हिज मिशन, वो अपने मिशन में आगे बढ़ता रहा, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को पीछे छोड़ के, ठीक है। हु वाज टू बी हॉस्टेज, वो हॉस्टेज बनाया जाना था, मतलब ऐसा जो है उसको बोला गया था कि उसकी पत्नी जो है वो बंधक बना लिया जाता। इफ़ द जनरल फेल्ड इन हिज ड्यूटीज़, अगर जनरल यानी जनरल जिसको यानी उसी को डेक्स्टर को जो लगाया गया था काम में, अगर वो काम सही तरीका से नहीं कर पाता तो उसको जो है बंधक बना लिया जाता, उसकी पत्नी को। आफ्टर द कंटिन्यूअस अटैक ऑफ द अलाइड आर्मी ने लगातार जो क्या बोलते हैं प्रहार किया, only 10,000 of the German soldiers were left without any ammunition in the most miserable condition with all the injuries but no medicines and no treatment। तो जो लड़ाई हुआ जर्मन सेनाओं के बीच में और एलाइड में, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है मात्र 10,000 सैनिक ही बचे, उसका जर्मन सोल्जर्स बचे इतना, और उसके पास भी अम्यूनिशन वगैरह नहीं बचे, उसके जो अम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद होता है, और कंडीशन उसकी बहुत ही ख़राब दयनीय हो गई क्योंकि वो लोग बहुत घायल थे, ना तो उनके पास दवाइयाँ बची थी, ना ही उनके पास ट्रीटमेंट का कोई साधन था। ऑल राउंड द क्लॉक द अलाइड आर्मी अनाउंस्ड देयर सपोर्ट आफ्टर द सरेंडर बट देयर वॉज हिटलर हु वांटेड एवरीवन टू डाई ऑन द बैटलफील्ड। देखिए क्या कहता है कि जो ये हिटलर था, वो लोग तो सरेंडर करना चाहते थे एक दूसरे से, मतलब ये जो डेक्स्टर थे वो ठीक आदमी थे, लेकिन ये हिटलर क्या था, वो तो सबको मरवाना चाहता था, क्योंकि हिटलर जो है वो कब्जा जमाना चाहता था। ऑल राउंड द क्लॉक द अलाइड आर्मी अनाउंस्ड, मतलब अलाइड आर्मी जो थे उसने घोषणा कर दिया देयर सपोर्ट, अपने सपोर्ट को, आफ्टर द सरेंडर, ठीक है, सरेंडर करने के बाद। बट देयर वॉज हिटलर, लेकिन हिटलर था हु वांटेड एवरीवन टू डाई, वो चाहता था कि सब मर जाए ऑन द बैटलफील्ड, मतलब सभी लोग जो है लड़ाई में ही, वहीं युद्ध के मैदान में ही सब मारा जाए, इस तरह वो चाहता था हिटलर। लेकिन देखिए डेक्स्टर वाज हैविंग ऑल कन्फ्यूजन, तो इस तरह से डेक्स्टर जो था वो कन्फ्यूज हो गया, ऑफ थिंकिंग ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में सोच के। इन बिटवीन ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज वाइफ, इसी बीच में क्या हुआ, उसकी पत्नी से उसे एक लेटर मिला, हु वुड डाई ऑफ कैंसर बाय द टाइम डेक्स्टर वुड बी गोइंग थ्रू द कंटेंट्स। देखिए क्या कहा कि वो जब तक कंटेंट से गुजरता तब तक तो उसको जो है क्या है, उसकी पत्नी जो है वो मर जाती कैंसर से, ऐसा उसको समाचार मिला। अब क्या है, वाज नाउ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ और टू केयर फॉर, अब तो इसके लिए किसी भी चीज़ के लिए डरने की कोई बात नहीं थी,
है ना ही चिंता करनी थी किसी चीज़ का। डेक्स्टर किल्ड हिज इमीडिएट बॉस, और इसने क्या किया, अपने इमीडिएट बॉस को मार दिया। एंड ऑन रेडियो अनाउंस, और रेडियो पर घोषणा कर दिया, द सरेंडर, घोषणा कर दिया सरेंडर, उसने समर्पण का। नाउ द 10,000 सोल्जर्स वर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द डॉक्टर्स, अब जो 10,000 सैनिक थे उसकी देखभाल की जा रही थी डॉक्टर्स के द्वारा, है ना, एलाइड आर्मी का। एंड कुड गेट द चांस टू सर्वाइव एंड टू लिव ऑन, और इसमें हुआ क्या, उनको मौका मिल गया, ठीक है, बचना, जिंदा मतलब बचे रहने का, जिंदा रहने का चांसेस मिल गया। नहीं तो हिटलर चाहता था कि सारे लोग वो मारे जाएं और हम उसकी पत्नी को क्या करें, बंधक बना लें, ऐसा चाहता था, ठीक है। तो चलिए अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज डेक्स्टर, डेक्स्टर कौन था। तो देखिए डेक्स्टर जो है आप पैसेज में वहाँ पढ़ें तो आपको समझ में आया, डेक्स्टर वाज अ मिलिट्री जनरल इन हिटलर्स आर्मी। आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, सुन लीजिए, डेक्स्टर वाज अ मिलिट्री जनरल इन हिटलर्स आर्मी। फिर से एक बार सुन लीजिए, डेक्स्टर वाज अ मिलिट्री जनरल इन हिटलर्स आर्मी। ये हो गया। अब चलिए 12, व्हेन एंड वेयर वाज ही अपॉइंटेड, कब और कहाँ वो उसे जो है नियुक्त किया गया था। तो इसे आंसर सुनिए, ही वाज अपॉइंटेड एज द गार्ड ऑफ अ फोर्ट्रेस नियर द फ्रेंच बॉर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये आंसर हुआ, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, he was appointed as the guard of a fortress near the French border during the Second World War. Okay. अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, वाई वर द जर्मन सोल्जर्स हेल्पलेस, जर्मन सोल्जर्स जो थे वे हेल्पलेस, असहाय निसहाय क्यों हो गए थे। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखिएगा, द जर्मन सोल्जर्स वर हेल्पलेस बिकॉज दे हैड नो एम्यूनिशन, नो मेडिसिन एंड नो ट्रीटमेंट। वो लोग हेल्पलेस क्यों हो गए थे, क्योंकि ना तो उनके पास एम्यूनिशन बचे थे, गोले बारूद, ना ही मेडिसिन, ना ही कोई इलाज, ट्रीटमेंट। ओके, फिर से सुन लीजिए, द जर्मन सोल्जर्स वर हेल्पलेस बिकॉज दे हैड नो एम्यूनिशन, नो मेडिसिन एंड नो ट्रीटमेंट। अब सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, व्हाई डिड डेक्स्टर अनाउंस द सरेंडर, डेक्स्टर ने सरेंडर की घोषणा क्यों किया। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, डेक्स्टर अनाउंस द सरेंडर बिकॉज ही हैड किल्ड हिज बॉस। फिर से सुन लीजिए, डेक्स्टर अनाउंस्ड द सरेंडर बिकॉज ही हैड किल्ड हिज बॉस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ सरेंडर, सरेंडर का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ। तो इससे लाभ यही हुआ, 10,000 सोल्जर्स गॉट द चांस टू सर्वाइव एंड टू लिव ऑन, 10,000 सैनिकों को जिंदा रहने का मौका मिल गया। ओके, उसके सरेंडर करने की वजह से डेक्स्टर के। फिर से सुन लीजिए, 10,000 सोल्जर्स गॉट द चांस टू सर्वाइव एंड टू लिव ऑन। चलिए अब देखिए आगे क्या है, यहाँ से राइटिंग वाला आता है आपका सेक्शन, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, आप पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। तो अब हम सीधे आते हैं सेक्शन सी में। देखिए यहाँ है आपका एक पोइट्री। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। अब ये आप पोएम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना। अब इस पर बेस्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो है उसको बस जल्दीबाजी में हम लोग कर लेते हैं आराम से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेन ये है आपका, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस पर बेस्ट जो है, नेम द पोएम, तो इस पोएम का नाम क्या है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये पोएम जो है किससे लिया गया है, माई मदर 866, ठीक है, ये माई मदर 866 से लिया गया है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ कंपोज द गिवन पोएम, ये जो गिवन पोएम है ये किसने कंपोज किया, यानी इसकी रचना किसने किया है ना। तो ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का, कमला दास। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 22 क्या कहता है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट जो है वो ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, पेरेंट्स होम, पेरेंट के होम, पेरेंट्स मतलब माता पिता के घर जा रहे थे। द सिटी, द एयरपोर्ट, कोचीन, ये कोचीन जा रहे थे, ठीक है। राइट आंसर ये होगा अकॉर्डिंग टू द, आप स्टांजा देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी थी। तो ये देखिए, हर मदर,
आपको पोइम से ही पता चल जाएगा। हर मदर, उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। 24, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। ओके, ये राइट आंसर होगा। ये जो है इसकी सौंदर्य जो है हमेशा बढ़ता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका 25, रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग। अगर आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो है क्या कहता है, वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग, बच्चे कहाँ बैठे हैं। तो बच्चे लोग जो है इन द क्लासरूम, ओके, क्लासरूम में बैठे हैं। इन द स्कूल वरांडा, इन द सिनेमा हॉल, इन द प्लेग्राउंड, नहीं, ये इन द क्लासरूम। चलिए, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम, क्लासरूम के बैक पीछे कौन बैठे हैं, तो ये बैठा है स्वीट एंड यंग बॉय। ये राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वीट एंड यंग बॉय। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है 27, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसमें वो कौन सी चीज़ें हैं, यानी सौंदर्य वाला वो जो वर्णन किया गया उसमें। तो देखिए, सन एंड मून ए में दिया है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ जो है ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ही चीज़ है ये सब, ठीक है, सन, मून, ट्रीज, यंग, स्ट्रीम वगैरह सब चीज़। अब देखिए इसमें 28 में, वेयर हैज़ साहिब कम फ्रॉम, साहिब जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है, वेयर हैज़ साहिब कम फ्रॉम। तो अगर आप ये स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश से आता है वो, है ना। तो ये आंसर होगा इसका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं गार्बेज में, मुझे गार्बेज में एक रुपया मिल जाता है। ओके, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, कौन बोलता है ऐसा। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, दिस इज स्पोकन बाय साहिब आलम, साहिब बोलता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, साहिब। चलिए क्वेश्चन 30, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, अब उस शहर का नाम बताना जहां मुकेश रहता है। तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो वो फिरोज़ाबाद में रहता है, ठीक है, फिरोज़ाबाद में। चूड़ियाँ बनाने के प्रोफेशन में वो लगा है, उसके फैमिली मेम्बर्स जो है चूड़ियाँ बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांको प्रूसियन वार, फ्रांको प्रूसियन वार जो हुआ था उसमें किस देश को हराया गया था, प्रूसिया को नहीं, फ्रांस को, जर्मनी, फ्रांस को, ठीक है। तो ये होगा फ्रांस, फ्रांस को हराया था प्रूसिया ने, और जर्मनी जो है वही मिल के ही काम कर रहे थे। तो ये फ्रांस होगा इसमें राइट आंसर। चलिए देखते हैं 32, विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमल इन अ स्कूल, स्कूल में एम हेमल के जरिए कौन सा भाषा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच होगा, ओके, फ्रेंच याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर के जो ऑथर हैं वो कौन है, जैन ऑस्टिन, अल्फोंसी डॉडेट, नो, विलियम डगलस। दिस इज द राइट आंसर, ओके, विलियम डगलस, विलियम डगलस ने लिखा है ये डीप वाटर जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए देखते हैं 34, इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, ऑथर के कौन से बुक से ये लिया गया है इंडिगो। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ये है, ठीक है, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। चलिए अगला देखते हैं 35, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, अ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सीधा, ए लॉयर, ए पुअर पीजेंट, दिस इज द राइट आंसर, बी नंबर होगा, ठीक है, ए पुअर पीजेंट, वो एक गरीब किसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, हु इज़ द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, मानव है, ये किसने लिखा है। तो देखिए अगर आप पढ़े होंगे ये स्टोरी तो आपको पता होगा कि ये जो है बामा के द्वारा लिखा गया है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है ना, उससे लिया गया है, बामा के द्वारा, एक तमिल दलित राइटर है ये बामा, उसी के द्वारा लिखा गया है। 37, हु इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग का जो मैन कैरेक्टर वो कौन है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 38 क्या कहता है, हु वाज जेंसी इन गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है उसमें जेंसी कौन रहती है। तो सोफीज मदर, नो, सोफी सिस्टर, नो, सोफीज फ्रेंड, दिस इज द राइट आंसर, सोफी की दोस्त रहती है वो, ठीक है। चलिए 39 देख लेते हैं, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कितने साल पहले गोंडवाना जो है अस्तित्व में था, कितने साल पहले। तो आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा स्टोरी तो 650 मिलियन ईयर्स, ओके, 650 मिलियन ईयर्स एगो ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में था। अगला क्वेश्चन है 40, देखिए क्या कह रहा है, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था। तो डॉक्टर सदाव वाज अ जापानीज डॉक्टर, यहाँ सीधा आंसर होगा इसका सी, डॉक्टर थे वो, ठीक है।
चलिए 41, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न। प्रतिबंधपुरम के जो प्रिंस थे राजकुमार, वो किस घड़ी में जन्मे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इन द आवर ऑफ द बुल। बुल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। ओके, इन द आवर ऑफ द टाइगर नहीं होगा, ये बहुत ए एंड बी नहीं होगा, ये याद रखिएगा इसमें, इन द आवर ऑफ द बुल, चूँकि किताब में आपको बुक में स्पष्ट ये मिलेगा, आप देख सकते हैं इसे वहाँ स्टोरी पढ़ के। 42, लेट टाइगर्स बी वेयर, हु सेड दिस, ये बात किसने कहा? लेट टाइगर्स बी वेयर, तो ये बात जो है किसके, एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा? नो, द प्रिंस जंग बहादुर, इसी के द्वारा कहा गया था, है ना, प्रिंस राजकुमार बोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 क्या कह रहा है? हुज फेस वॉज बर्न्ड अवे बाय द एसिड, किसका चेहरा जो है एसिड से जल गया था? तो ये था डेरी का चेहरा जला था। ठीक है, डेरीज मदर नहीं, डेरी सिस्टर नहीं, मिस्टर लैम नहीं, चूँकि वो तो बूढ़ा आदमी था, उसका पाँव जो है टीन का था, ये डेरी का चेहरा जला होता है। चलिए 44, बामा वाज द पेन नेम ऑफ अ ब्लैंक दलित राइटर, तमिल दलित राइटर, है ना, वो एक तमिल दलित राइटर का नाम है बामा। चलिए अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 45 में क्या कह रहा है? सॉफी एंड जेंसी आर डेस्टिन्ड टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री, आपका जो है 45 में आंसर होगा बिस्किट फैक्ट्री, यहाँ फर्स्ट में भरिएगा। ठीक है, इसमें अब देखिए 46, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय ब्लैंक, किसके द्वारा? इंग्लिश मैन। ठीक है, वो इंग्लिश मैन के कब्जे में था ज़्यादातर ज़मीन। 47, डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ द ब्लैंक कोस्ट, जापानीज कोस्ट, ये आपका 47 का जापानीज यहाँ भराएगा। 48, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ ब्लैंक फॉर अ स्कूल दैट डे, पार्टिसिपल्स यहाँ भराएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 49, व्हेन द 100th टाइगर वॉज नॉट फाउंड, जब 100वां बाघ नहीं मिला। ठीक है, द दीवान ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, दिस इज द राइट आंसर। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इधर कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं, तो आप इसे जो है कर लीजिएगा, क्योंकि आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है कंप्लीट 80% क्वेश्चन आपको सेट से मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।